दोस्तों बीएसएफ के तरफ से रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का टोटल 1100 से ज्यादा पोस्ट पे ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप लोग कैसे भरेंगे, मैं एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों फॉर्म भरने का लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 बताया गया है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 रखा गया है। यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें तो बताया गया है कि इसमें लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में आपका सैलरी रहने वाला है। फिर यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो ईएसएम लिखा हुआ है ये एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है, और यहाँ पे जो रिमेनिंग वैकेंसी लिखा हुआ है ये जो वैकेंसी है ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी लिखा हुआ है ये जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जीडी हो गए, ट्रेड्समैन हो गए, अगर वो चाह रहे हैं कि हम बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर में भर्ती हों तो उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। अगर हम नीचे बात करें तो बताया गया है कि जो इसमें फर्स्ट फेज होगा उसमें जो है ना आपसे फिजिकल कराया जाएगा, और सेकंड फेज में जो है ना आपसे सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, और थर्ड फेज में जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा एंड पैराग्राफ रीडिंग होगा, टेस्ट फॉर एससी रेडियो ऑपरेटर ओनली एंड डिटेल्स रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आपसे कंडक्ट कराया जाएगा। यही 3 प्रोसेस है इसमें भर्ती होने का। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इंटरमीडिएट पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, और टोटल आपका 60% नंबर होना चाहिए 12th क्लास में, तब आप रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th नहीं किया है तो अगर आपने आईटीआई किया है 2 साल का रेडियो एंड टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर ऑपरेटर में या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या डाटा प्रिपरेशन में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इसमें भी बोला गया है कि अगर आपने 12th पास किया है 60% नंबर के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 2 साल का आईटीआई किया है रेडियो एंड टेलीविजन में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में या डाटा प्रिपरेशन में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस में या कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नीशियन और मेकाट्रॉनिक्स और डाटा ऑपरेटर में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस पोस्ट में फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी कंडीशन रखते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो बताया गया है कि 18 साल से लेकर 25 साल तक आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज 18 से 28 साल रहेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज 18 से 30 साल रहेगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको बीएसएफ लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप बीएसएफ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने recruit.bsf.gov.in का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको जो है ना सिंपली सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे में जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रुप सी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक एंड बोथ, लास्ट डेट जो है वो 23 सितंबर 2025। आप यहाँ पे अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम फिल कीजिए, यानी कि आपको अपना नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बगल में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है। अगर आपने इससे पहले बीएसएफ का कोई फॉर्म भरा है, बीएसएफ ट्रेड्समैन का या बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे कैंडिडेट्स लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट्स लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करेंगे। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे जो है ना फॉरगेट किया हुआ पासवर्ड चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप इससे
पहले बीएसएफ का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप अपने लाइफ में पहली बार बीएसएफ का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तब आपको सिंपली बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेज दिया गया है और नीचे में यहाँ पे इंटर मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन होगा, जिसमें मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी लिख देना है और उसके नीचे यहाँ पे ईमेल ओटीपी का ऑप्शन होगा, जिसमें ईमेल आईडी पे ओटीपी आया हुआ लिख देना है। ईमेल आईडी के स्पैम वाले सेक्शन में आपको अपना ओटीपी देखने को मिलेगा। दोनों ओटीपी लिखने के बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी है और आपका पासवर्ड जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। स्पैम वाले फोल्डर में आप जाके चेक कीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ना आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स फिल करना है। अगर हम आधार कार्ड के डिटेल्स की बात करें तो यहाँ से आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर देना है और फिर नीचे यहाँ पे एक और आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन है, जिसमें से आप कोई भी एक और ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 आईडी कार्ड है तो आप दूसरे आईडी कार्ड को चूज कीजिए। अगर आपके पास एक ही आईडी कार्ड है आधार कार्ड तो आप यहाँ से आधार ही ऑप्शन रहने दीजिएगा और फिर यहाँ पे आधार नंबर को ही 2 बार फिल कर दीजिएगा, एक ऊपर वाले बॉक्स में और एक नीचे वाले बॉक्स में। उसके नीचे यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर खुल के आएगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही यहाँ पे बगल में आपका एज दिखा देगा कि अभी आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है इंडियन, आप इसको सिलेक्ट रहने दीजिएगा और उसके नीचे यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे इसके बगल में आपको अपनी माँ का नाम फिल करना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है और उसके बगल में यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने शरीर में कहीं कटे, फटे या जले, यानी कि परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके शरीर में कहीं पे है तो उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हालांकि इस पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा गया है, तो आप अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बगल में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, यानी कि आपकी शादी की स्थिति पूछा गया है। तो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ से मैरिड सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अनमैरिड सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल्स पूछा गया है क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो सिंपली आप यहाँ से नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे डोमिसाइल इशू स्टेट, यानी कि आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट से बनवाया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आप फिल कीजिएगा, जो कि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा गया है कि आप किस रिलीजन से आते हैं। तो सबसे पहले आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बगल में यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप चूज कीजिएगा। अगर आप जनरल छोड़ के किसी भी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी को चूज करेंगे तो उसका भी आपको डिटेल्स देना होगा, जैसे कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा, फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का नाम बताना होगा, प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला का नाम बताना होगा, प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि बताना होगा। अगर आप इस रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हैं, केवल जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ से अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे, ये सब ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती का तरीका। तो अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट्स नहीं हैं, एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो आप एक सर्विसमैन को सिलेक्ट कीजिएगा, या गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उसको सिलेक्ट कीजिएगा, या बीएसएफ कैंडिडेट्स हैं तो उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपको कोई विकलांगता है, यानी कि अगर आप विकलांग कैंडिडेट्स हैं तो आप बीएसएफ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग कराया जाता है, तो इसलिए आप ये ऑप्शन को यहाँ से नो ही रहने दीजिएगा, एक ही ऑप्शन है। उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें भी यहाँ पे नो ऑप्शन आएगा अगर आप डायरेक्ट एंट्री चूज करेंगे। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय के बारे में पूछा गया है, तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री चूज करेंगे तो इसमें भी एक ही ऑप्शन आएगा नो, ये तीनों नो ही रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो है ना अपना एड्रेस फिल करना है। अगर हम एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता, यानी कि आप जहां के परमानेंटली निवासी हैं उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। पूरा एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। तो आप अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। उस स्टेट में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं तो आप अपने जिला का नाम यहाँ
पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपको विलेज या सिटी का नाम फिल करना है, उसके बगल में आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है, उसके बगल में आपको अपना डाकघर का नाम फिल करना है और फिर यहाँ पे आपको अपना तहसील का नाम फिल करना है। जो भी कैंडिडेट्स बिहार के बाहर से हैं उनको पता है कि तहसील क्या होता है, लेकिन जो कैंडिडेट्स बिहार से बिलोंग करते हैं उनको तहसील का मतलब नहीं पता होगा। तो बिहार में तहसील को हम लोग अनुमंडल कहते हैं, तो इसमें आप लोग अपने अनुमंडल का नाम फिल कर सकते हैं, जिसको हम सब डिवीजन ऑफिस बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है, तो अगर आपका पत्राचार का पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स को टिक कर देंगे, दोनों सेम सेम फिल हो जाएगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कीजिएगा। हालांकि 90% से ज्यादा कैंडिडेट्स का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे सेम वाले बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। और फिर नीचे यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपको जो है ना अदर डिटेल्स फिल करना है। अगर हम अदर्स डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास एनसीसी आप किए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और बताएंगे कि आप जो है ना एनसीसी ए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है या एनसीसी बी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है या एनसीसी सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है। जिनके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट होगा वो केवल यहाँ पे एनसीसी ए सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वाले को यहाँ पे यस करेंगे। अगर जिनके पास बी होगा वो ए और बी दोनों को यस करेंगे, जिनके पास सी होगा वो ए बी सी तीनों को यस करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइएगा कि आपके पास कौन सा एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। और उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास खेल संबंधी प्रमाण पत्र है, जैसे क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, जैसे कोई खेल का हो गया या एथलीट पर्सन का हो गया उसका है तो आप सिंपली यहाँ पे यस करेंगे और बताएंगे कि आपके पास बॉक्सिंग का है कि स्विमिंग का है कि कबड्डी का है। अगर आपके पास खेल संबंधी भी प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है कि आपका हाइट कितना है। जितना भी आपका हाइट होगा वो सेंटीमीटर में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइट 175 सेंटीमीटर है तो सिंपली आप 175 इस टाइप से फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे चेस्ट बोला गया है कि आपका जो चेस्ट है ना वो कितना सेंटीमीटर है, बिना फुलाए आपका चेस्ट जितना सेंटीमीटर होगा उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके नीचे यहाँ पे आपका वजन पूछा गया है कि आप कितने किलो का हैं, तो आप जितने भी किलो का होइएगा वो किलोग्राम में यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके नीचे यहाँ पे ब्लैक डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया है, तो पूछा गया है कि क्या कैंडिडेट्स के ऊपर कभी कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़ा है। अगर पड़ा है, इस टाइप के आप कैंडिडेट्स हैं तो आप डिफेंस सेक्टर में जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप इन सब को नो कर दीजिएगा। और उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या गुजरात का जो दंगा हुआ था उसमें आपको कोई मतलब इफेक्ट हुए थे। अगर इस टाइप के कैंडिडेट्स हैं तो आप यस कीजिएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपसे पूछा गया है कि कोई ऐसा कैंडिडेट्स है जो जैसे डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का 1980 में या 1989 में इस टाइप के दंगे में इफेक्ट हुआ है। अगर इस टाइप से हैं तो आप इसको भी यस करके अपने बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप इन तीनों ऑप्शन को नो कर दीजिएगा। और फिर नीचे यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स खुलेगा। अगर हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप पूछा गया है, तो इसमें आपको सिंपली यहाँ से जो है ना एसएससी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा और उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और वर्ष पूछा गया है कि आपने किस साल जो है ना 10th क्लास पास किया है, तो आप जिस साल भी 10th क्लास को पास किए होंगे उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे राज्य का नाम पूछा गया है कि आप किस राज्य से जो है ना अपना 10th क्लास पास किए हैं और उस राज्य में आप किस बोर्ड से अपना 10th क्लास पास किए हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, अदर बोर्ड है, स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट्स बिहार से बिलोंग करता है और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से अपना 10th क्लास पास किया है तो वो स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट करेगा और फिर नीचे यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे ही वो ऐड के ऊपर क्लिक करेगा उसका एक क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं का क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 10वीं के बाद आईटीआई कर लेता है, डिप्लोमा कर लेता है या इंटरमीडिएट कर लेता है, तो जो भी क्वालिफिकेशन को वो किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इंटरमीडिएट किया है 10th के बाद, तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यानी कि प्रमाण पत्र संख्या फिल कर रहा है, किस साल मैंने पास किया है उसको सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे राज्य का नाम बताऊंगा कि किस राज्य से मैंने अपना 12th क्लास या आईटीआई या डिप्लोमा जिसको भी मैंने सिलेक्ट किया है उसको किया है। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम मैं बताऊंगा, तो मैंने सभी पढ़ाई अपना स्टेट बोर्ड से किया है तो इसलिए मैंने स्टेट बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा बारी बारी से। फिर आपको नीचे चलना है और नीचे यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप सेवारत हैं। अगर आप जैसे सेवारत कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। और नो करने के बाद फिर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर यहाँ पे 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बताया गया है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होगा। जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होगा। क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में अपलोड करना है। बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसको जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार बताया हुआ सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक कीजिएगा और फिर आपको नीचे आना है और नीचे में यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ना आपका प्रोफाइल अपडेटेड 100% कंप्लीट दिखा रहा है, यानी कि मेरा प्रोफाइल सेटअप हो गया। अब मुझे फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और नीचे में यहाँ पे जो है ना ग्रुप सी हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एंड बोथ आपको देखने को मिलेगा। आप अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पहला जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल बोथ आरओ एंड आरएम, यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहला पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए केवल आवेदन करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए केवल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि मैं दोनों के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन रखता हूं, तो यहाँ पे दोनों पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा। दोनों पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछेगा कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है या तो आप आईएससी पास होना चाहिए या आप आईटीआई होना चाहिए 10th के बाद। तो आपने कौन सा क्वालिफिकेशन का पढ़ाई किया है, तो मैं आईएससी पास हूं 60% नंबर के साथ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। और यहाँ पे जो मैट्रिकुलेशन के साथ 2 साल का आईटीआई मांगा है, ये मैंने आईटीआई नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है आर यू हैविंग एग्रीगेट 60% मार्क्स इन पीसीएम, क्या आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% नंबर हैं, तो आप सिंपली यहाँ से ये वाले ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। तो फिर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है फिजिक्स मार्क्स इन 12th, यानी कि आपके 12th क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट में कितना नंबर था उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपके 12th क्लास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितना नंबर था उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर इसके बगल में पूछ रहा है मैथ मार्क्स इन 12th, यानी कि आपके 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में कितना नंबर था, इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस टाइप से फिल करने के बाद यहाँ पे आउट ऑफ टोटल, यानी कि टोटल जो है वो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर 300 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका परसेंटेज दिखा देगा कि आपका टोटल कितना परसेंट नंबर बन रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने 12th क्लास पास नहीं किया है, आपने आईटीआई किया है और आप आईटीआई के बेस पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई सर्टिफिकेट, आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे। अगर आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके 10th क्लास के मैथ में कितना नंबर था और फिर यहाँ पे आपके 10th क्लास के साइंस में कितना नंबर था, इस टाइप से आप ये फिल करेंगे। और उसके नीचे यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू डन 2 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आईटीआई, आप सिंपली यहाँ पे इसको यस कर देंगे। अब इसको यस करने के बाद मैंने पोस्ट बोथ सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रेडियो मैकेनिक में जो है ना आईटीआई का अलग अलग ब्रांच दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बताना है कि आप किस ट्रेड से अपना आईटीआई किए हैं। और फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर में आपके आईटीआई के अलग अलग ट्रेड का नाम दिया हुआ है, इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस ट्रेड से आईटीआई किया है। अगर इन दोनों ट्रेड के लिए आपने अलग अलग क्वालिफिकेशन का पढ़ाई नहीं किया है तो आप एक ही पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आपने 12th किया है 60% नंबर के साथ तो अब आपको जो है ना दोनों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आपको फिजिकल कैटेगरी बताना होगा, यानी कि आपको अपना श्रेणी बताना होगा। सिंपली आप यहाँ से जनरल सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे में जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे अपना हाइट दिए थे सेंटीमीटर में, चेस्ट डाले थे और यहाँ पे आप अपना वजन डाले थे वो यहाँ पे दिखाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है उन सब डिटेल्स को यहाँ पे दिखाया जाएगा। और अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो सिंपली आप यहाँ पे प्लेस का नाम यानी कि जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे
और फिर यहाँ पे आपको सेंटर प्रेफरेंस देना होगा, यानी कि जो आपका फिजिकल होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो है वो फिजिकल ही है, वो आप फिजिकल किस सेंटर पे अपना करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना सेंटर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको घर से अपना नियरेस्ट यहाँ पे सेंटर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन खोलेंगे और नोटिफिकेशन से पहले देख लेंगे कि सभी सेंटर का एड्रेस क्या लिखा हुआ है। इसमें से आपको जिस एड्रेस को सिलेक्ट करना है वो एड्रेस देख लेंगे और अपने पहले घर से दूरी उसका देख लेंगे गूगल मैप पे, ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर वही सेंटर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ना, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 318 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। अगर आप एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको 159 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। इस टाइप से आप यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करेंगे और टिक करने के बाद पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्री एंड पे का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है, इसमें से मेरे लिए सबसे आसान मेथड है यूपीआई। मैं यहाँ पे यूपीआई के ऊपर क्लिक करूंगा और जनरेट क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करूंगा। हमारे सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को जैसे मैं दुकान में या मॉल में शॉपिंग करने के बाद अपने मोबाइल बैंकिंग से क्यूआर कोड स्कैन करके बिल को पे करता हूं, उसी टाइप से मैं यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन फी पे करूंगा। एप्लीकेशन फी पे करते ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक का फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।